हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, पार्ट नंबर 4। अभी तक हम लोग लास्ट 3 लेक्चर्स में एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन देख चुके हैं। स्पेशली हम लोगों ने वहाँ पे ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। सारी बातें ओवरऑल कवर अप हो चुकी हैं, जितनी भी चीज़ें थी लास्ट क्लास में कवर करा दी थी। आज पार्ट नंबर 4 के अंदर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर। भाई जिस तरह से एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से प्लांट्स को भी जिंदा रहना है तो उनको भी कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो आज इस क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, चलो। अब देखो, सबसे पहली बात आती है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस किस तरह से और क्यों होता है। प्लांट्स को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की पड़ती है, क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है। तो प्लांट्स को वाटर ट्रांसपोर्ट कराने की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, जैसे फॉस्फोरस चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, मैग्नीशियम चाहिए होता है। तो ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, है ना। तो ये मिनरल्स हैं, ये वाटर्स हैं। इसके अलावा जो फूड बनता है, एक जगह पे पत्तियों में बन गया फूड, उस फूड को पूरे एंटायर प्लांट तक ट्रांसपोर्ट कराने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो इस वजह से प्लांट को भी एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और एक चीज़ क्या है कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की रेट होती है ना, वो थोड़ी स्लो होती है। प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थोड़ा स्लो होता है। ऐसा क्यों है? एक तो सिंपल सी बात है कि प्लांट्स मूव नहीं करते, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो प्लांट्स की बॉडीज़ होती हैं, उनकी बॉडी में ज़्यादातर डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे सेल्स तो उनकी बॉडी में डेड ही होते हैं, आप देखोगे। तो डेड सेल्स होने की वजह से और इसके अलावा मूवमेंट ना होने की वजह से प्लांट्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती हैं, और इस वजह से वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स में स्लो होता है। इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपने देखा था स्लो होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि प्लांट्स की ज़रूरतें हम लोगों से बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बात है। अब एक एक करके देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन सब चीज़ों का जो करवाना है, फूड का हो चाहे वाटर का हो चाहे जितने भी मिनरल्स हैं इन सब चीज़ों का हो, तो ये ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा कौन, कौन चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देखते हैं इसको। भाई प्लांट्स में हर्ट तो होता नहीं है हमारी तरह कि हर्ट है, ब्लड है। ब्लड देखा है कभी प्लांट्स के अंदर? तो आई थिंक नहीं देखा होगा। तो उसमें कुछ और चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी। कौन सी दो चीज़ें होती हैं? वो दो टिश्यू होते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर इन दोनों का नाम पढ़ा होगा, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम नाम के ये दो टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्लीटली प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए। मेजॉरिटी में सारा काम इन्हीं दोनों का होता है। अब जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है, कौन कौन से इनके पार्ट्स होते हैं, इसको आगे देखते हैं हम लोग। देखो, जाइलम में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती है। आपने देखा होगा ना, जाइलम में 4 तरह की, जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम एक टिश्यू है, इसमें 4 तरह के सेल्स होते हैं। उनमें से किसी को ट्रैकाइड्स बोलते हैं, किसी को जाइलम पैरेन्काइमा बोलते हैं, जाइलम फाइबर्स बोलते हैं। इसी तरह से फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं, है ना। इसी तरह से फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। तो इससे बहुत सारी वैरायटी के सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये जस्ट एक डायग्राम आपको दिखाने के लिए, आपको डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ी सी बात कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, इनके अंदर वेरियस वैरायटी के सेल्स होते हैं जो मिलके इस काम को करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम नाम के जो दो टिश्यू हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए। अब दोनों ही टिश्यू 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम के अंदर ये 4 तरह के हमारे पास सेल्स होते हैं। ऐसे मान लो, ट्रैकाइड्स होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। इनमें से अगर मैं बात करूं तो जो जाइलम पैरेन्काइमा है सिर्फ ये लिविंग होते हैं, बाकी सारे कैसे होते हैं, डेड। ये दोनों भी डेड सेल्स होते हैं, है ना। और ये भी कैसा होता है, ये भी डेड होता है। तो थोड़ी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि जाइलम पैरेन्काइमा में, जाइलम के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं, डेड होते हैं। फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम टिश्यू में क्या होता है, तो फ्लोएम टिश्यू के अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। देखो दोनों चीज़ें रिप्लेस हैं। यहाँ पे ट्रैकाइड्स था तो यहाँ पे ट्रैकाइड्स की जगह है सीव ट्यूब्स। यहाँ पे जाइलम वेसल्स थी तो उसकी जगह पे क्या है, कंपेनियन सेल्स। बाकी दोनों नाम मिलते जुलते हैं। यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स थे, तो यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स आ गए हैं। अब इनमें कौन लिविंग कौन डेड होता है, तो उसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जो लास्ट वाला सेल है ये हमारे पास डेड सेल्स होते हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ पे लिविंग होते हैं, है ना। पूछ सकते हैं इस चीज़ पे, एमसीक्यू बन सकता है, आपको पता होनी चाहिए। जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स, ट्रैकाइड्स डेड सेल्स होंगे इसके, और पैरेन्काइमा वालों के लिविंग सेल होंगे। यहाँ पे क्या है, ऊपर के तीनों लिविंग है और लास्ट वाले जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सी बात है। इस पूरे क्वेश्चन का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसका प्रॉपर आंसर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, यू मस्ट नो द नेम ऑफ ऑल द पार्ट्स। ओके, चलिए
अब एक एक करके पढ़ते हैं कि हमारे पास वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, इसको एक कैटेगरी में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास फूड्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट हैं, हार्मोन्स हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा उसको अलग पार्ट में पढ़ेंगे। तो बात आती है वाटर और मिनरल्स। मिनरल्स में कौन कौन से आ जाएंगे इंपॉर्टेंट, फॉस्फोरस आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, इसके अलावा मैग्नीशियम आ जाएगा, है ना। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं और जो वाटर पानी है जो उस प्लांट को दिया जाता है, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट के अंदर, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जाइलम टिश्यू की। ध्यान रखना, जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज थिंग्स। वाटर और मिनरल दोनों को ट्रांसपोर्ट जाइलम टिश्यूज कराते हैं। ओके, जाइलम हैव इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेसल्स। पढ़ा था ना, जाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स होती हैं, ट्रकाइड्स होते हैं, है ना। तो इनका पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ होता है, जिसकी वजह से जो वाटर है उसको लगातार रूट से एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अब होगा क्या, एट द रूट्स द सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली एब्जॉर्ब द मिनरल्स एंड वाटर ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो मेरे पास मान लिया प्लांट है ना, ये ज़मीन के नीचे इसकी रूट्स जा रही हैं, इस तरह से मेरे पास बहुत सारी रूट्स लगी हुई है जगह जगह पे। तो ये रूट्स क्या करेंगी, ये रूट्स यहाँ पे जो सॉइल के अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो सॉइल के अंदर वाटर वाले पार्टिकल्स हो गए, या इसके अलावा हमारे पास जो मिनरल्स यहाँ पे होंगे सॉइल के अंदर, उन सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों, कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, सॉइल के अंदर पानी भी ज़्यादा है और सॉइल के अंदर मिनरल्स भी ज़्यादा हैं। तो उस कंसंट्रेशन की वजह से ये सारे के सारे जो मिनरल्स होंगे यहाँ से वो मिनरल्स रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और रूट्स के बाद एब्जॉर्ब होने के बाद उनको ऊपर तक कौन लेके जाएगा, जाइलम लेके जाएंगे। ठीक है, जाइलम टिश्यूज का पूरा नेटवर्क बना हुआ होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि छोटे प्लांट्स हैं वो तो फिर भी चल जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांट्स हैं, 70-70, 80-80 मीटर या 100 मीटर ऊंचे भी प्लांट्स होते हैं, तो आपने पानी तो रूट्स में दिया, तो उस पानी को या जो मिनरल्स सॉइल के अंदर हैं उनको टॉप मोस्ट पार्ट तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उस चीज़ के लिए प्लांट एक दूसरी स्ट्रेटजी अपनाता है। उसके पास एक दूसरा मेथड, एक दूसरी स्ट्रेटजी होती है, जिसकी हेल्प से वो इस काम को अंजाम देता है। तो क्या होता है हमारे पास, ट्रांसपिरेशन होता है। तो ट्रांसपिरेशन इज द सेकेंड स्ट्रेटजी जिसकी हेल्प से हमारे पास प्लांट अपने वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट कराते हैं। तो ट्रांसपिरेशन में किस चीज़ में हेल्प करेगा, ट्रांसपिरेशन हेल्प करेगा वाटर या मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये एक सब टॉपिक की तरह पूछा जाता है, 2019 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। तो plants use another strategy called transpiration also to move the water in xylem upwards to the highest points of the plant body। तो प्लांट ऊंचे ऊंचे प्लांट्स में टॉप मोस्ट पॉइंट तक पानी को पहुंचाने के लिए प्लांट्स कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, ट्रांसपिरेशन नाम की स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। अब ट्रांसपिरेशन होता क्या है, बहुत कॉमन सी चीज़ें जरा देखो। ट्रांसपिरेशन में देखो, वाटर जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, अब ट्रांसपिरेशन में होगा क्या कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा खिंच पाए ऊपर की तरफ, एक ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट हो, तो उसके लिए पत्तियों के ऊपर से पानी धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाता है, और यू कैन से जो यहाँ पे वाटर होगा वो वाटर एवापोरेट होना शुरू हो जाता है। अब जब पत्तियों में पानी एवापोरेट होके भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पानी की कमी फील होगी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए नीचे की तरफ से पानी को ऊपर की तरफ खींचा जाएगा, एक पुल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा ही प्रोसेस होता है जहाँ पे वाटर कहाँ से लॉस हो जाता है, प्लांट्स की पत्तियों में से लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से एक वैकेंसी क्रिएट होगी, उस वैकेंसी की वजह से पानी नीचे से खिंच के ऊपर की तरफ आएगा और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो ये होता रहता है। देखो ये लिखा हुआ है, डेफिनेशन है ट्रांसपिरेशन की, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जहाँ जहाँ से होल्स होते हैं, जहाँ जहाँ से वो पर्टिकुलर वाटर वेपर बाहर निकल सकती है, उन सब पार्ट से वो वाटर लॉस हो जाता है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ड्यू टू द कॉन्टीन्यूस ट्रांसपिरेशन, तो ये ट्रांसपिरेशन लगातार होता रहता है। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रांसपिरेशन वर्ड है। तो ये ट्रांसपिरेशन जो वाटर का लॉस है ये लगातार होता रहता है, जिसकी वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा और वाटर नीचे से ऊपर की तरफ लगातार मूव करता रहेगा। वाटर तो हमेशा वन डायरेक्शन में जाएगा ना, कभी रिक्वायरमेंट ऐसी थोड़ी ना होगी कि ऊपर की साइड से पानी उतर के नीचे आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमेशा क्या होता है, वाटर डाउन साइड से अप साइड की तरफ मूव करता है, वाटर भी ऐसी मूव करेगा और इसी तरह से मिनरल्स भी ऐसी मूव करेंगे। तो यहाँ पे जाइलम वाले केस में वन साइड मूवमेंट होता है, यहाँ पे डबल साइड में कोई चीज़ नहीं चलती, यहाँ पे सारी चीज़ कैसे चलती हैं, वन साइडेड मूवमेंट वाले होती है, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो प्लांट ने क्या करा, जाइलम टिश्यूज की हेल्प ली, और जब उनसे भी पूरा काम नहीं चलता है ऊंचे ऊंचे प्लांट्स में, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन नाम का एक प्रोसेस होगा। तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट चालाकी से अपनी पत्तियों में से वाटर को लॉस करना, एवापोरेट करके उसको लॉस करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी थोड़ी सी, और वो पानी नीचे की तरफ से खिंच के अब ऊपर की तरफ उसको आना ही पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजी यूज होती है, जिसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से वाटर के कंडक्शन में हमें हेल्प मिलती है। ओके,
अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज। फूड के अलावा दूसरे सब्सटेंस कौन से होंगे? हार्मोन्स होते हैं, मेनली हार्मोन्स जैसी चीज़ों को भी ट्रांसपोर्ट करता है। अब जैसे वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किसने करवाया? जाइलम के हिस्से में गया है वो काम। तो इसी तरह से जो फ्लोएम टिश्यू होता है, तो फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट कराने का और जो बाकी हार्मोन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराने का। बहुत सारे हार्मोन्स भी होते हैं प्लांट हार्मोन के नाम से। जब चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ोगे ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ पे आपको हार्मोन्स जानने को मिलेंगे, हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स की बॉडी में कौन कौन से होते हैं। तो आप वहाँ पे देखोगे कि उन हार्मोन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पे कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है? फ्लोएम वाला टिश्यू करवाता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए इतना बात आपको। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स सच एज ग्लूकोज, भाई खाना बनाया ना, भाई फूड मतलब ग्लूकोज, ऑब्वियसली बात है, फोटोसिंथेसिस में आपने पता है यही बनता है। ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो ध्यान रखना, कभी कभार ट्रांसलोकेशन में और ट्रांसपिरेशन में फर्क पूछ लेंगे। ट्रांसपिरेशन में तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन इज नथिंग बट द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं, लाइक पत्तियां हो गई जिसमें स्टोमेटा होते हैं, तो वहां से पानी भाप बन के उड़ जाता है, इसलिए उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा? ट्रांसलोकेशन में लोकेशन चेंज हो रही है। खाना बना है पत्तियों में, पत्तियों के अंदर किचन कौन सी होती है? क्लोरोप्लास्ट होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में खाना बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, उस ग्लूकोज को पूरे प्लांट तक, स्टेम को भी चाहिए खाना, रूट को भी चाहिए खाना, तो पूरे प्लांट तक लेके जाने का काम कौन? लेके जाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और ये ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होता है? दिस प्रोसेस अकर्स थ्रू द फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम इस काम को अंजाम देता है, फूड को और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कराने का। ठीक है ना, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्लोएम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड। तो फ्लोएम का काम इस फूड मॉलिक्यूल्स के अलावा हार्मोन्स और अमीनो एसिड यानी प्रोटीन का एक जो टाइप होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराने का भी होता है। अब इसमें कौन काम आएंगे? जाइलम के अंदर 3-4 तरह की चीज़ें होती हैं। सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। फ्लोएम, हमारे पास फ्लोएम के अंदर 4 पार्ट हैं। फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। तो ये तीनों चारों पार्ट मिलके फ्लोएम टिश्यू की हेल्प करते हैं। तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स का इनमें मेजर रोल होता है, जिसकी वजह से ये फ्लोएम टिश्यू फूड को और बाकी चीज़ों को अच्छे से ट्रांसपोर्ट करा पाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा पाता है। अब जो ये ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है, जो फूड का ट्रांसलोकेशन होगा, ये दोनों डायरेक्शन में होगा। अब ऐसा क्यों? सोचो ज़रा, ऊपर पत्तियों में खाना बना, सपोज मेरे पास ये लीफ है, यहाँ पे बना खाना, इसके अंदर फूड बना फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इस खाने को नीचे लेके जाना है और स्टेम तक लेके जाना है, रूट तक लेके जाना है, तो ये खाना नीचे की तरफ आ रहा है चल के। समझ में आती है बात? अब प्रॉब्लम बच्चों को ये होती है, उन्हें ये समझ नहीं आता कि अब ये डायरेक्शन डाउनवर्ड तो समझ में आती है, फूड को ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो, बट ये नीचे से ऊपर लेके जाने वाला पंगा क्या है? आपको एक बात पता होनी चाहिए यहाँ पे। वो बात क्या है कि जब प्लांट को फूड यहाँ पे प्लांट का बना, तो ये फूड ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, और जो फूड बच जाएगा, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ फूड होगा, वो प्लांट्स के स्टेम वाले हिस्सों में, रूट वाले हिस्सों में किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्मेट में स्टोर होता है। आपको पता है ना, प्लांट में रिजर्व फूड स्टार्च होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर रिजर्व फूड कौन सा होता है? एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में बचता है, वो किस फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में, हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें हेल्प करता है। तो इसी तरह से प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज कन्वर्ट होते होते जो जितना यूज़ आया यूज़ आ गया, बाकी का बचा कुचा किस फॉर्मेट में स्टोर हो गया? स्टार्च के फॉर्मेट में, प्लांट्स के रूट्स में, प्लांट्स के स्टेम्स में, वहाँ पे स्टोर हो जाता है। और जब प्लांट को ज़रूरत पड़ती है उस खाने की, तो होगा क्या? यहाँ से ये स्टार्च से खाना वापस फ्लोएम जो हमारे पास टिश्यू हैं वही ऊपर की तरफ लेके आएंगे। तो समझ में आ रही है बात? तो दोनों साइड का मूवमेंट हो गया। वाटर में ऐसा नहीं होता, वाटर का स्टोरेज नहीं होगा। तो वाटर तो रूट्स में आपने दिया, जड़ों में दिया, वो पानी नीचे से ऊपर की तरफ आया, कहानी खत्म हो गई। तो वहाँ पे जाइलम टिश्यू जो है वन साइड ट्रांसपोर्टेशन करेगा, बट जो फ्लोएम टिश्यू है उसको दोनों साइड पे ट्रांसपोर्टेशन करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जो ग्लूकोज बना उसको सब जगह तक पहुंचाना है, और जो बचा कुचा ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्मेट में स्टोर हो गया उसको वापस ऊपर लेके आना है जब जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसीजर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पहले वाले केस में वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, वहाँ तो एक पुल, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से चीज़ें नीचे से ऊपर की तरफ आ जाती हैं। ट्रांसपिरेशन का एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है उन लोगों के पास। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से वो अपना वाटर लॉस करा देते हैं, तो पानी को खिंच के आना पड़ता है। बट जब इस तरह के फूड सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो वहाँ पर एनर्जी यूज़ होती है। एनर्जी कहाँ से ली जाएगी? एटीपी से ली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट को अपने एटीपी यूज़ करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, सो दैट ट्रांसलोकेशन वाला ये प्रोसेस, यानी फूड और हार्मोन्स या अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने वाला ये प्रोसेस आसानी से कैरी आउट हो सके। तो याद रखिएगा, ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस होता है ये दोनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में ऐसा नहीं है। ट्रांसपिरेशन के केस में तो पत्तियों से पानी लॉस हो जाएगा ऊपर की तरफ, कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए
नेक्स्ट वन, अगर क्रॉस सेक्शन काट के देखें स्टेम की तो कैसे कैसे कौन सी चीज़ नज़र आएगी। तो सबसे सिंपल सी चीज़ ये है, सबसे आउटर वाली जो लेयर होगी हमारे पास, ये बाहर वाली, इसमें तो हमें ये स्क्लेरेन्काइमा जो डेड सेल्स होते हैं ये नज़र आएंगे, है ना। तो सबसे बाहर वाली जो मैंने लेयर बनाई है यहाँ पे क्या, ये ब्लू कलर से, यहाँ पे तो स्क्लेरेन्काइमा नाम के टिश्यूज़ होते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर अंदर की तरफ चलें तो पहले फ्लोएम मिलेगा या पहले जाइलम मिलेगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ABCD की अगर मैं बात करूँ याद रखने के लिए, तो मुझे बताओ P पहले आता है या X पहले आता है। तो आप बोलोगे सर P पहले आता है। तो ऐसे याद रखना कि जब आप प्लांट में सपोज इस साइड से पिन चुबाओगे उसके स्टेम में, तो सबसे पहले तो स्क्लेरेन्काइमा कट होगा, ठीक है, उसे छोड़ो, बात फ्लोएम और जाइलम की है यहाँ पे। तो सबसे पहले कौन कट होगा, उसके बाद फ्लोएम पहले कट होगा, उसके बाद जाइलम आएगा, क्योंकि ABCD में P पहले आता है और X बाद में आता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो नेक्स्ट वाली जो आपको लेयर मिलेगी, ये वाली लेयर किसकी है, ये फ्लोएम टिश्यू की लेयर है, जो क्या कराएगी, फ्लोएम क्या कराता है, फूड को ट्रांसपोर्ट कराएगा और इसके अलावा हार्मोन्स और अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट कराएगा। इसके बाद जब अंदर आएंगे तो जो नेक्स्ट वाली लेयर हम लोगों को मिलेगी, ये नेक्स्ट वाली लेयर हमारे पास जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, ये लेयर होती है हमारे पास जाइलम की। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। तो सबसे अंदर की साइड से चलें, सबसे पहले जाइलम मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा बाहर आए तो फिर फ्लोएम मिलेगा और सबसे बाहर क्या मिलेगा, स्क्लेरेन्काइमा मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो प्लांट के स्टेम की तरफ अगर बात करें तो फ्लोएम पहले मिलेगा क्योंकि P लेटर पहले आता है याद रखने के लिए, और जाइलम बाद में मिलेगा क्योंकि X बाद में आता है, ठीक है। तो इतना छोटी सी मतलब बेसिक सी पॉइंट है और इस डायग्राम को आप बनाओगे, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जाइलम फ्लोएम की आपको क्रॉस सेक्शन पता होनी चाहिए स्टेम में कैसे होती है, तो ये ड्रॉ करना है तुम्हें, ओके। नेक्स्ट में देख लीजिए मूवमेंट दिखा रखा है यहाँ पे, जाइलम में सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट होगा, और यहाँ पे फ्लोएम के केस में दोनों डायरेक्शन में आपको एरो चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में फूड को और बाकी जो मटेरियल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसको बस एक बार देख लेना, अच्छे से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। अब ये आपके NCERT में ही क्वेश्चन दिए हुए हैं या इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, एक बार पढ़ लेना। ट्रांसपोर्ट जाइलम में और फ्लोएम में जो होता है उनके बीच में डिफरेंसेस है, मेन जो बताया है वही दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको अच्छे से देख लेना एक बार और उसके बाद इसको नोट भी करोगे। एक कॉमन सी चीज़ अपने समझ ली, बताया आप लोगों को कि जाइलम में जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो यहाँ पे सिर्फ फिजिकल फोर्सेस काम करते हैं, प्रेशर काम करता है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ATP वेटीपी नहीं चाहिए होते यहाँ पे। जब बात होती है फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन की तो यहाँ पे ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बहुत कॉमन से हमारे पास मेथड हैं। यहाँ पे सिंगल वे ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ पे डबल वे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ऐसे करके ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेना एक बार अच्छे से पढ़ के, ओके। तो ये अच्छे से जितने भी ज़रूरी पॉइंट थे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट में चलते हैं, बेसिक सारा पढ़ लिया, जाइलम फ्लोएम के अलावा और कुछ नहीं है इसमें, इतना ही पता होना ज़रूरी है, कुछ आएगा तो इस पे सही आएगा। अब देखो जैसे 2019 के बोर्ड एग्जाम में जो पेपर हुए थे उसमें ये ट्रांसपिरेशन के बारे में एक एक्टिविटी पूछ ली थी। उन्होंने कहा था ट्रांसपिरेशन को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो टर्म डिफाइन करवाइए ट्रांसपिरेशन, आप लिख लोगे, आपको अच्छे से मैंने समझा दी है कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ओके। अब पूछा है इसके लिए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है इस प्रोसेस को समझाने के लिए। तो डायग्राम तो आप ये वाला बना लेना, इस एक्सपेरिमेंट में है ना, डायग्राम में तो कोई इशू नहीं है, डायग्राम बना लोगे आप। इसके बाद क्या क्या लॉजिक है, करना क्या होता है। सबसे पहले आपने एक पॉटेड प्लांट लिया, मतलब जो किसी गमले वगैरह में रखा हुआ था, आपने वो हेल्दी एक पॉटेड प्लांट ले लिया, उसमें कोई डिजीज़ वगैरह नहीं था। आपने क्या करा, उसकी पत्तियों पे प्लास्टिक की पॉलीथीन बांध दी, जगह जगह पे छोटे छोटे से पैकेट्स लाके धागे से बांध दो आराम से। तो जगह जगह पे अपने प्लास्टिक शीट से उसकी पत्तियों को 4-5 जगह से बांध दिया, है ना। जैसे ये हमारे पास ये पत्ती है, इसको आपने कवर कर दिया एक प्लास्टिक शीट के अंदर, प्लास्टिक बैग के अंदर, और नीचे से इसको टाई अप कर दिया, ओके। नाउ प्लेस द प्लांट इन ब्राइट सनलाइट फॉर एन आवर, लगभग 1-1.5 घंटे के लिए प्लांट को तेज़ धूप में आप रख दो और उसके बाद आके देखना। जब आप उस पैकेट को खोलोगे तो होगा क्या, आप पाओगे कि उस पैकेट के अंदर की लेयर पे पानी की वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स नजर आएंगी आपको। अब ये पानी आपके पास जो पॉलीथीन प्लास्टिक शीट थी तो सूखी हुई थी, अब पानी कहाँ से आया, प्लांट में किसी ने पानी नहीं दिया, बारिश भी नहीं हुई, तो इसका मतलब प्लांट्स की जो ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों से वो पानी लॉस हो गया और वो वाटर वेपर कहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई हैं, इस पर्टिकुलर प्लास्टिक शीट पे एक्यूमुलेट हो गई हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है कि हाँ, हमारे इस प्लांट में ट्रांसपिरेशन हुआ है, इस प्लांट ने वाटर को लॉस करा है ना। तो यही पूरा का पूरा लॉजिक है हमारे पास। तो यू विल ऑब्जर्व ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द प्लास्टिक शीट एंड दिस शोज दैट वाटर इज लॉस्ट बाय लीव्स थ्रू स्टोमेटा ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो अपने स्टोमेटा के जरिए उसने पानी को लॉस कर दिया, और वो पानी जा तो सकता नहीं था भाई, अगर आप प्लास्टिक शीट ना बांधते तो एनवायरनमेंट में चला जाता सारा की सारी वाटर वेपर, बट आपने प्लास्टिक शीट बांध रखी थी, जिसकी वजह से वो वेपर जब बाहर निकली, प्लास्टिक शीट से टकराई तो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई।
तो इस वजह से ये प्रूव होता है कि हाँ पानी लॉस हुआ है, और जब पानी लॉस होता है, वाटर लॉस होता है पत्तियों से, तो उसी को क्या बोलते हो, ट्रांसपिरेशन बोलते हो। तो बहुत सिंपल वे में आपको ये एक्टिविटी समझा दी है, डायग्राम बना के इसको नोट कर लेना। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है सब कुछ वही है, बोर्ड में घुमा फिरा के वही आता है, बट मेन बात ये है कि आपने कितने अच्छे से चीज़ें सुनी हुई हैं, कितने अच्छे से आपने रिविज़न किया हुआ है, कितने क्वेश्चंस आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए हैं। सिर्फ लेक्चर के जितना कंटेंट है उससे इतना बात नहीं बनेगी, आपको क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बुक आपके पास है, उसमें से असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस कीजिए, उसके अंदर काफ़ी सारे MCQ हैं, काफ़ी मैं करा देता हूँ, काफ़ी सारे आपको खुद से करने हैं, है ना, कई सारे क्वेश्चंस हैं, सबको प्रैक्टिस करो तो धीरे धीरे चीज़ें आपको अपने आप ही आने लगेंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट में अब एक MCQ हमारे पास है, ट्रांसपिरेशन विल बी फास्टर व्हेन द डे इज। ट्रांसपिरेशन फास्ट होगा जब दिन हो, इनमें से कौन सा। अब देखो कॉमन सी चीज़ थर्ड वाला ऑप्शन में काट सकता हूँ आराम से, क्यों, कोल्ड डे में तो ट्रांसपिरेशन फास्ट नहीं हो सकता ना। ट्रांसपिरेशन फास्ट तब कब होगा, जब गर्मी होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो कोल्ड वाला तो ऑप्शन ही नहीं आ सकता। तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन आएगा, बट तीनों में ही हॉट है। नेक्स्ट में क्या है, ह्यूमिड और ड्राई पे डिफ्रेंसिएशन है। अब ह्यूमिडिटी से कैसा रिलेशन होता है, तो कॉमन सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ट्रांसपिरेशन का मतलब तो समझ में आता है ना, पानी का लॉस होना पत्तियों से या फिर बाकी जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के एरियल पार्ट्स। तो ट्रांसपिरेशन का ह्यूमिडिटी से इनवर्स कनेक्शन होता है, यानी अगर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो उस केस में ट्रांसपिरेशन घट जाएगा। तो उसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पे भी ह्यूमिड बोल रहे हैं, यहाँ भी ह्यूमिड बोल रहे हैं। और हमने क्या देखा, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाती है, अगर एनवायरनमेंट ह्यूमिड होता है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। हमें ट्रांसपिरेशन कैसा बताना है, फास्ट कब होगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया और ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। अब कौन सा बचा, ऑब्वियस सी बात है सेकेंड ऑप्शन बचा हमारे पास। तो हॉट डे होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। भाई जितनी ड्राइनेस ज़्यादा होगी, जितना सूखापन होगा, उतनी तो पानी की डिमांड ज़्यादा होगी ना, उतना तो ट्रांसपिरेशन फास्ट होगा, उतना ही पानी लॉस करेगा एनवायरनमेंट में गर्मी की वजह से। और हवा जितनी ज़्यादा तेज़ चलेगी, विंडी डे होगा, तो उतनी ही ज़्यादा वाटर वेपर एक पर्टिकुलर प्लांट से अगर बाहर निकली तो वो वाटर वेपर दूर दूर तक चली जाएंगी और वापस प्लांट पे लौट के नहीं आएंगी। तो सेकंड वाला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन बैठता है यहाँ पे। इससे कनेक्शन पता होना चाहिए था, तो आराम से आप क्रैक कर लेते पॉइंट। ओके, ये आपका सिंगल एक MCQ है होमवर्क के लिए, जाइलम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपको अच्छे से पता है, तो ये MCQ आप एक बार अटैम्प्ट कर लेना खुद से। तो यहाँ तक जाके हमारे पास पूरा ट्रांसपोर्टेशन वाला जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम लोग लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर का जो लास्ट लाइफ प्रोसेस हमारे सिलेबस में है, एक्सक्रीशन, जहाँ पे आप किडनी के बारे में पढ़ोगे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे। तो टोटल 4 पार्ट थे ट्रांसपोर्टेशन के, ट्रांसपोर्टेशन हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ओके।